हेलो टू ऑल। देखिएगा जल्दी से और मुझे अपडेट कर दीजिएगा अगर आप तक ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपरली पहुंच रहा है तो एक बार प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो सेशन हमारा है वो है बेसिकली एनईपी 2020 के ऊपर और आरटीई के ऊपर बेसिक बातें थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा इस पे हम लोग बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, और ये एक्ट जो है 2009 में पारित हुआ था। यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा और एक बार जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो दोनों ठीक से मिल रहा है। जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए। इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज गोइंग प्रॉपरली प्लीज लेट मी नो so that we can start the session. So right to education act is known as what is the full name of this act? The full name of this act is right of children right of children to free and compulsory education, free and compulsory education act 2009। ठीक, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ये इस कानून का नाम है। और अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए इस कानून के लागू होने की, इनैक्ट कब हुआ ये कानून, तो बताइएगा आप लोग कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है ये कब से इनैक्ट हुआ ये। तो एक बार फटाफट से डेट बताइए इम्प्लीमेंटेशन की, इसकी कब से लागू हुआ ये कानून भारत में, फटाफट से बताइए। यस, स्वप्निल एंड मोनिका। ओके, और कौन कौन है भाई, एक बार सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो लागू कब से हुआ है आप सबको पता होगा। दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से इनेक्ट हुआ ये। क्लियर हुआ। इस एक्ट के पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो समझते हैं। इस एक्ट के पीछे का बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड बेसिक हमको समझना है। बात तो बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन बैकग्राउंड ये था कि भाई आपको पता है कि देयर वाज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, कोई बताएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या संशोधन किया गया संविधान में, व्हाट चेंज हैज बीन मेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। बताइए फटाफट से। जो राइट टू एजुकेशन है, क्या है, राइट टू एजुकेशन है, इस राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन को बना दिया गया फंडामेंटल राइट। क्या बना दिया गया भाई, फंडामेंटल राइट बना दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार की संज्ञा दे दी गई, मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब जो राइट टू एजुकेशन है, अगर ये फंडामेंटल राइट बन गया तो इससे क्या हुआ, इससे संविधान में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या चेंज हुआ, देखो चेंज ये हुआ कि राइट टू एजुकेशन के लिए संविधान का एक अमेंडमेंट हुआ। और वो अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में हुआ आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। आर्टिकल 21 के अंदर हमने ए उपबंध जोड़ दिया। इट मीन्स वी हैव एडेड आर्टिकल 21A अंडर आर्टिकल 21, राइट। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है, तो आप कहोगे जी है। किस संविधान के अंदर प्रावधान है इसका, आर्टिकल 21A के अंदर है। आर्टिकल 21A जो है ये पार्ट 3 के अंदर आता है। पार्ट 3 संविधान का जो है, या चैप्टर 3 जो है संविधान का, इसके अंदर आप देखोगे तो आर्टिकल 12 से लेके कहां तक, 35 तक प्रावधान है ना।
और इसमें आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक जो है ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है ना। तो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक, तो आप बोल सकते हो कि पार्ट 3 के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर आर्टिकल 12 से 35 दिए गए हैं, जिसके अंदर 14 से 32 तक के बीच में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से एक अधिकार है हमारा आर्टिकल 21, जिसके अंदर 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। अब बात आती है कि आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 पहले से है, तो ये क्या है, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ यानी राइट टू लाइफ का मतलब क्या हुआ, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। और कैसा जीवन जीने का अधिकार, अपमानजनक या गरिमापूर्ण, बताइए। राइट टू लाइफ विद लिबर्टी, राइट टू लिव विद लिबर्टी, है ना। राइट टू लिव विद लिबर्टी यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। अब आपको पता है कि गरिमापूर्ण जीवन कब होगा, जब आपको शिक्षा मिलेगी, जब आपको साक्षरता होगी, जब आप के बच्चों को या आजकल के बच्चों को जब शैक्षिक रूप से संपन्न होंगे, है ना, when they will be educationally enriched, then only they will lead the prestigious life or life with liberty. So that is why article 21A, ए जो है वो किसके अंदर जोड़ा गया, 21 के अंदर जोड़ा गया, ना कि 14 के अंदर, ना कि 19 के अंदर, ना कि 21-22 के अंदर, ना कि 25 से 28 के अंदर, ना कि 29 के अंदर, ना कि 32 के अंदर। सिर्फ किसके अंदर जोड़ा गया, 21 के अंदर। क्योंकि 21 ऑलरेडी राइट टू लाइफ की बात करता है लिबर्टी के साथ, और एजुकेशन जो है वो लिबर्टी के लिए जरूरी है। एजुकेशन जिसके लिए जरूरी है, लिबर्टी के लिए जरूरी है। ये संशोधन किया गया था। ठीक, एक संशोधन और किया गया था, कहाँ किया गया था वो, आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया इस कानून के द्वारा। क्या हुआ, आर्टिकल 45 में पहले क्या व्यवस्था थी, कानून आने के पहले की व्यवस्था क्या थी, पहले की व्यवस्था या पहले का प्रावधान क्या था, पहले ये देखो, है ना। अर्लियर व्हाट वाज द प्रोविजन, द प्रोविजन वाज दैट 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था सरकार करेगा, है ना। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, ऐसा प्रावधान था। ठीक, लेकिन अब ये चीज जो है यहाँ पे जरूरी नहीं रह गई, क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ चला गया, अब तो ये मौलिक अधिकार बन गया या मूल अधिकार बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। और जब मूल अधिकार बन गया तो मूल अधिकार बनने के बाद 21A ऑलरेडी जुड़ गया, तो फिर अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसकी जगह जो नया प्रावधान आ गया, क्या आ गया, नया प्रावधान क्या बन गया इसकी जगह, अब बन गया कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल की जाएगी। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। ठीक है, और ताकि बच्चे आगे चलकर अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। शिक्षा के लिए आप जानते हो कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है ना। तो हेल्थ इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर बेटर एजुकेशन। सो दिस वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें तमाम सारे प्रावधान आए, जैसे राइट टू एजुकेशन में आप जानते हो कि भाई राइट टू एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर अगर हम बात करें, तो सीसीई का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हो, जल्दी बताओ भाई, आप बता क्यों नहीं रहे हो। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात की गई, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात की गई, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को स्वीकार किया गया, सतत व व्यापक मूल्यांकन को स्वीकार किया गया। साथ ही साथ एनसीएफ की 2005 का जो एनसीएफ था, एनसीएफ 2005 वाला जो था, इसी को स्वीकार किया गया एनसीएफ के रूप में।
अब उसको बदलने की बात की जा रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2009 के कानून के द्वारा क्या किया गया उसकी। इसको स्वीकार किया गया, एनसीएफ 2005 को स्वीकार किया गया। ठीक। तीसरी तरफ बात क्या की गई, बात की गई एक तरीके से चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी को फॉलो करने की। चिल्ड्रन सेंट्रिक या चाइल्ड सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक या चिल्ड्रन सेंट्रिक पेडागोजी की, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात की गई। भी हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है जो बच्चों पर केंद्रित हो, बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर की जाए, न कि शिक्षक केंद्रित हो, न कि विषय केंद्रित हो, न कि पाठ्यक्रम केंद्रित हो, बल्कि क्या हो, बच्चों के ऊपर फोकस करने वाली हो, है ना। ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी और इसको हमको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर आप और बातें करो तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई कि भाई पढ़ाई के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो होने चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो कि अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा स्कूलों के अंदर, ये बात की गई है ना। जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब था कि हर एक स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर एक स्कूल में प्लेग्राउंड होना चाहिए, हर एक स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, पीने लायक शुद्ध पानी होना चाहिए। ठीक। इसी तरीके की और भी व्यवस्थाएं की गई, जैसे कि टॉयलेट्स होने चाहिए, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, गर्ल्स के लिए भी अलग से होने चाहिए और बॉयज के लिए अलग से टॉयलेट्स होने चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें एटसेट्रा, ये सारी बातें राइट टू एजुकेशन के अंदर की गई। प्यूपिल टीचर रेशियो की बात की गई कि भाई एक शिक्षक पर कितने बच्चे, प्यूपिल टीचर रेशियो होने चाहिए, इसको तय किया गया मानक। जैसे पीआरटी के लिए 30 बच्चों की संख्या निर्धारित की गई, टीजीटी के लिए 35 बच्चे, है ना, और ज्यादा से ज्यादा 40 बच्चे मान लीजिए। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है ना। यस। लर्निंग विदाउट बर्डन के कंसेप्ट को स्वीकार किया गया, बिल्कुल ठीक है विक्रम, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके की बातें हमने पढ़ी हैं किसके बारे में, राइट टू एजुकेशन। तो इतना काफी होगा राइट टू एजुकेशन के बारे में, अगर पूछे तो इनमें से कुछ भी 2-4 बातें आपको याद आएंगी, आप बता ले जाओगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे आपसे, है ना। अब आइए एनईपी 2020 पे, एनईपी 2020 पे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं एनईपी 2020 की जो हमें जाननी जरूरी है। एनईपी 2020, ठीक। एनईपी का मतलब क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपके देखो नोट्स भी अपलोड करा दिया है मैंने, बाकी डिस्कस भी कर देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, बाकी आप नोट से भी पढ़ लीजिएगा, है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आपको पता है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहली बार कब आई थी, तो पहली बार आई थी सबसे पहले कब, 1968 में। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका बैकग्राउंड ये था कि 1964 से लेके 66 तक एक आयोग बनाया गया था जिसको नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन कहते हैं, यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कौन अध्यक्ष था इसका, इसको उस अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष थे कौन, इसका चेयरमैन कौन था, ये थे डीएस कोठारी साहब, डीएस कोठारी, इसलिए इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। 1964 में गठित किया गया था, 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उस रिपोर्ट के अंदर ही इन्होंने बात की थी कि हमें एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी चाहिए, और उसको फॉलो करते हुए 68 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार बनाई गई। दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई, 1986 में। चेंज होता रहा ये कई बार, लेकिन अब तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आई है हमारी कौन सी, 2020 वाली जो शिक्षा नीति है ये वाली। कब से लागू हुई, तो आपको पता होगा 29 जुलाई 2020 को इसको स्वीकार किया गया, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया। तो 29 जुलाई 2020 वो तारीख है जब से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत की जो मंत्रिमंडल है उसने स्वीकार किया, अप्रूव किया। क्लियर हुआ। 86 सेकेंड थी बेटा। सर सीसीई एंड एनसीएफ 2005 का भी पीडीएफ दो,
क्या जरूरत है उतना पढ़ने की, बाकी मैं दे दूंगा, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहोगे तो मैं दे दूंगा, है ना, उस पर भी कुछ शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो देख लेना टाइम मिलेगा तो। अब इसके बाद देखो, यहां तक की बात समझ आई आपको। अब एनईपी 2020 में क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये देखते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशनल स्ट्रक्चर की बात करिए। जो शैक्षिक संरचना है वो क्या है, एजुकेशन स्ट्रक्चर को किस तरीके से बांटा गया है, बताइए फटाफट सब लोग। शैक्षिक संरचना क्या है हमारी वर्तमान एनईपी के हिसाब से, जो शैक्षिक संरचना है वर्तमान एनईपी के हिसाब से वो क्या रखी गई है, बताइए फटाफट। जो शैक्षिक संरचना है वर्तमान एनईपी के हिसाब से वो क्या रखी गई है भाई, वो रखी गई है, अगर आप देखोगे शैक्षिक संरचना वर्तमान एनईपी के हिसाब से वो क्या रखी गई है, वो रखी गई है आपकी, पहले क्या थी, पहले ये देख लो, पहले जो व्यवस्था थी वो क्या थी, पहले थी आपका एक तरीके से 5+3+4, यानी टोटल 12 साल शिक्षा के अंदर शामिल थे। 12 साल जो है स्कूली शिक्षा को दिया जाता था। स्कूली शिक्षा कितने साल की थी भाई, 12 साल की थी। अब जो नई व्यवस्था है, अब क्या है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन न्यू एनईपी, इट इज 5+3+3+4, यानी कि 5 3 3 4, टोटल कितना हो गया ये, 15 साल। 15 साल जो है ये शिक्षा के अंदर शामिल हो गया, ठीक। ये करंट स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद ये जो पहला 5 इयर्स है, इसमें नई बात क्या है, व्हाट इज न्यू इन न्यू पॉलिसी, न्यू क्या है, न्यू सबसे जरूरी चीज ये है कि इसमें जो प्री स्कूलिंग है, प्री प्राइमरी लेवल जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्री प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होती है उसको औपचारिक शिक्षा का माध्यम बनाया गया है या औपचारिक शिक्षा में शामिल किया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री स्कूलिंग भी कह सकते हो इसको, पूर्व विद्यालयी शिक्षा भी कह सकते हो, एलकेजी यूकेजी जो होता है, जो नर्सरी एजुकेशन होती है, वो उसको फॉर्मली एजुकेशन के अंदर रखा गया। विक्रम, द न्यू इज नॉट 4 3 3 2, इट इज 5 3 3 4, राइट। सो प्री प्राइमरी लेवल को, यानी कि 3 साल से 6 साल जो है ये माना गया है कि प्री प्राइमरी लेवल है। क्या है ये, प्री प्राइमरी लेवल है। और इसको सार्वभौमिक रूप से लागू करने की बात, इसके सार्वभौमिकीकरण की बात का लक्ष्य रखा गया है, सार्वभौमिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है कब तक के लिए, 2030 तक के लिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसको यूनिवर्सलाइज तरीके से, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन 2030 तक करना है हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% इनरोलमेंट हो जाना चाहिए प्री प्राइमरी एजुकेशन में। 100% बच्चे जो 3 साल के होते हैं उनको स्कूल में दाखिला मिल जाना चाहिए प्री प्राइमरी के रूप में, ठीक। ये सबसे नई बात है, राइट। सो प्री प्राइमरी एजुकेशन को यहाँ पे जगह दी गई पहली बार। पहले ये चीज सिर्फ प्राइवेट स्कूल में अवेलेबल होती थी, वो भी कुछ स्कूल कराते थे, और उसको बियर करना मुश्किल था हर एक पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत महंगी शिक्षा है। आप जानते हो जैसे किडजी है, प्ले वे स्कूल चलते हैं ना, किडजी का चलता है, गोयनका का चलता है, बहुत सारे बचपन चलता है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स थे जो कर रहे थे, लेकिन वो बहुत हाईवी कास्ट, बहुत ज्यादा चार्ज करते थे बच्चों से इस चीज के लिए, और पेरेंट्स सारे तो पे नहीं कर सकते थे ये चीज, इसलिए सबको ये शिक्षा नहीं मिल पा रही थी और गैप रह रहा था लर्निंग का। कोई बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आ रहा था कक्षा 1 में, कोई बच्चा सीधे कक्षा 1 में आ रहा था घर से उठ के, तो दोनों में लर्निंग गैप ऑलरेडी होता था स्टार्टिंग से। अब वो चीज खत्म हो जाएगी 2030 तक आते आते, ठीक। अब बात कर ले स्ट्रक्चर वाली। देखो तो स्ट्रक्चर वाली जब बात करोगे तो स्ट्रक्चर वाली बात में क्या है, जो फर्स्ट 5 है, 5 इयर्स जो पहले वाले हैं, ये किस तरीके से हैं, देखो इसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है 3 से 6 साल का, ये है आपका प्री प्राइमरी, यस विक्रम सही कह रहे हो, आंगनवाड़ी है ना, ये है प्री प्राइमरी, ठीक। प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक जो मैंने पहले बताया, ठीक है। इसके लिए बाल वाटिका की बात की गई है,
जैसे किंडरगार्टन होता है ना, जर्मन वर्ड है, वैसे ही बाल वाटिका का शब्द दिया गया है। ये स्कूलों के माध्यम से होगा, स्कूलों में भी होगा, और आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं वो भी इसकी व्यवस्था करेंगे, उसमें भी इसकी व्यवस्था की जाएगी, इसके माध्यम से पूरा किया जाएगा। और बाकी का जो 2 साल है, यानी 6 से लेके 8 साल जो हैं, ये 3 साल हो गए और ये हो गया 2 साल। ये किसके लिए है? ये है क्लास 1, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ठीक, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ये जो 5 साल हैं, देखो यहाँ पे कोई होमवर्क नहीं होगा, कोई होमवर्क नहीं, बैगलेस एजुकेशन है, बहुत ज्यादा बैग का बोझ नहीं होगा, ये सारी चीजें इसमें इंश्योर की जाएंगी। दूसरा स्टेज क्या है, इसको हम क्या नाम देते हैं पहले ये भी देखो। ये जो 5 साल है, इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज यानी बुनियादी अवस्था, ठीक। 5 साल को बुनियादी अवस्था कहा गया पूरे को, जिसमें से 3 से 6 साल जो है, 3 साल कौन से हो गए? प्री प्राइमरी वाले, बाल वाटिका वाले, और 6 से 8 साल हो गए किसके लिए? ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए। नेक्स्ट बात करिए, इसी में जादुई पिटारा वगैरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जिसमें बच्चों को पूरा टूल बॉक्स दिया जा रहा है, जिसमें कि तमाम प्रकार के साधन संसाधन, टीचिंग एड्स वगैरह सब कुछ मौजूद है, जिससे बच्चा सीखता है यूज कर करके, है ना। इट इज रनिंग एज पायलट प्रोजेक्ट, बिल्कुल ठीक। ठीक है विक्रम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज जो है, देखो वो कौन सा है? 3 इयर्स का है। जो 3 इयर्स है, ये क्या है? सेकेंड स्टेज हो गया। ये किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आ जाएगा ग्रेड यानी क्लास 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आ जाएगा, ठीक। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज यानी तैयारी की अवस्था है। ये तैयारी की अवस्था, बच्चा तैयार हो रहा है ठीक तरीके से, आत्मनिर्भर हो रहा है ना, तैयारी की अवस्था कहा गया है। तीसरा जो चरण है इसका, वो कौन सा है? ये भी 3 इयर्स का है, आप जानते हो। तीसरा जो चरण है, ये 3 इयर्स कौन से हैं? इसमें है क्लास 6 यानी ग्रेड 6, क्लास 7 और क्लास 8, ठीक। इसको क्या नाम दिया गया है? मिडिल लेवल या मिडिल स्टेज। क्या नाम दिया गया है? मिडिल स्टेज यानी माध्यमिक, या आप कहें मध्य अवस्था, मध्य अवस्था, ठीक। इसमें कुछ नई बातें शुरू की गई हैं। जैसे नई बातें क्या हैं इसमें? नई बातें क्या हैं? देखो, नई बातें एक तो ये है कि भाई इंटर्नशिप की बात की गई है कि हर बच्चे को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप किस लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? कौशल विकास के लिए। कौशल विकास, कौशल विकास का क्या मतलब हुआ? स्किल डेवलपमेंट। और स्किल डेवलपमेंट किस तरीके की एजुकेशन का पार्ट होता है? वोकेशनल एजुकेशन का, आप जानते हो, वोकेशनल एजुकेशन का। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है, ये क्लास 6 से ही शुरू हो जाएगा। इंटर्नशिप क्या हो जाएगी? क्लास 6 से प्रारंभ हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्या रहेगी ये? 10 डेज कम से कम हर एक पर ईयर, पर करिकुलर ईयर, ठीक है, देना पड़ेगा बच्चे को। कहाँ देना पड़ेगा? किसी न किसी स्किल में, ट्रेनिंग में देना पड़ेगा। जैसे कारपेंटर्स के साथ, पॉटरी वाला के साथ, गार्डनर के साथ, ठीक है। कोई भी ऐसा स्किल वाला काम, कोई मूर्तिकार है, स्कल्पचर बना रहा है, उसके साथ लोकल एरिया में जो भी लोकल स्पेशलिस्ट होंगे, जो भी स्थानीय विशेषज्ञ होंगे, जो भी लोकल स्पेशलिस्ट होंगे या स्थानीय विशेषज्ञ होंगे, उनके साथ इसको ये काम मिलकर करना पड़ेगा, ठीक। जैसे गार्डनर, मान लीजिए बच्चे को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो वो गार्डनर के साथ अटैच होगा। अगर बच्चे को मान लीजिए मिट्टी के बर्तन बनाना पसंद है तो कोई ना कोई लोकल में मिट्टी का बर्तन बनाता होगा तो पॉटरी वाले के साथ हो जाएगा वो,
कारपेंटिंग अगर उसको समझ आती होगी कि भाई कारपेंटिंग का काम करना चाहिए तो वो कारपेंटर के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहेगा तो इलेक्ट्रिशियन के साथ अटैच हो जाएगा, कोई कुछ और। ठीक, इसमें बच्चों का ध्यान रखना होगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है। ये बेसिकली उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए है। इससे बच्चों में क्या होगा, बच्चों में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट या रुचि इनकी विकसित होगी एक पर्टिकुलर कौशल के बारे में, इंटरेस्ट डेवलप होगा और इसी में कल को वो आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चीजें सीखेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी नई बात क्या है, नई बात दो, क्या है नई बात दो? ठीक, ये नई बात एक हो गई। नई बात दो ये है कि इसमें बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज में, कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग सीखेंगे कौन? बच्चे। ये किसकी तरफ जाएगा? डिजिटल लिटरेसी की तरफ। जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इसको बढ़ावा मिलेगा अगर बच्चे को हम क्लास 6 से ही कोडिंग वगैरह सिखाएंगे तो बड़ा होते होते बच्चा जो है अच्छे से वेबसाइट बनाना सीख जाएगा, ऐप बनाना सीख जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएगा और इन सब का प्रयोग करके वो जीवन का अपने जीवन यापन भी ठीक से कर लेगा, है ना? ये मान सकते हैं हम लोग। आई बात समझ में? ठीक, तो ये सब क्लियर होता जा रहा है सबको? एक बार बताओ फटाफट से यस और नो। क्लियर हो रहा है भाई? जल्दी से बताओ। रेखा रानी, और कौन कौन है क्लास में? सतीश कुमार, बताइए सारे लोग, तभी आगे बढ़ेंगे। स्वप्निल, यस सर बता रहे हैं। और कौन कौन है जो देख रहा है, बताए। क्लियर हो रही चीजें या नहीं हो रही? अब इसके अलावे क्या है, देखो इसके अलावे इसमें ये तो हो गई क्लास 6 से जो शुरू हो रही चीजें, उसकी बात कर ली आपने, है ना? इसके बाद देखो, अब जैसे मान लो बच्चा 9th-10th में जाता है, फिर 9th-10th तक तो सबको सेम सिलेबस पढ़ना पड़ता है। सेम सिलेबस रहता है सबका 9th-10th तक, है ना? सेम सिलेबस रहता है 10th तक। ठीक, जिसको हम कोर करिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर करिकुलम, यानी मूल पाठ्यचर्या। मूल पाठ्यचर्या का मतलब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है हर किसी को, है ना? अब इसके बाद क्या होता था पहले कि 11th-12th से जो है स्ट्रीम्स में बढ़ जाते थे बच्चे। कुछ बच्चे हो जाते थे आर्ट्स मीडियम के, कुछ हो जाते थे साइंस स्ट्रीम के, भाई हम साइंस साइड से हैं, कुछ हो जाते थे कॉमर्स स्ट्रीम के, कहते थे जी हम कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ेंगे। तो कॉमर्स वाला साइंस नहीं ले सकता था, साइंस वाला आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। अब इन चीज को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। बोला गया कि नहीं ये गलत है, क्या होना चाहिए, नो स्ट्रीम पॉलिसी लागू की जाएगी। नो स्ट्रीम पॉलिसी, नो स्ट्रीम पॉलिसी, यानी कि कोई स्ट्रीम के हिसाब से विभाजन नहीं होगा। संकाय, स्ट्रीम का मतलब हो गया कोई भी संकाय यानी विषयवार विभाजन नहीं होगा। कोई संकाय या स्ट्रीम के आधार पर विभाजन नहीं होगा। कोई भी बच्चा कोई भी विषय लेकर पढ़ सकता है, सीख सकता है। आई बात समझ में? ये तो आज पता चला सर, विक्रम कह रहा है। आई बात समझ में सबको? तो देखो नो स्ट्रीम पॉलिसी आ गई, ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, इसमें बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे केवल 2 लेवल पे होंगे। 2 लेवल पे क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम्स होंगे। कौन कौन से लेवल पे? एक 10th के लेवल पे और एक 12th के लेवल पे। 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होगा, बाकी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, स्कूल बेस्ड एग्जाम होगा, है ना? बोर्ड परीक्षाएं केवल 10वीं और 12वीं की होंगी, बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, स्कूल परीक्षाएं होंगी। ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स को जो है क्या किया जाएगा, इजी बनाया जाएगा। इजी बनाया जाएगा। इजी बनाया जाएगा का क्या मतलब है? इजी बनाया जाएगा का मतलब ये है कि इसका मेन फोकस जो होगा वो क्या जांचने पर होगा, मेन फोकस होगा बच्चों के बेसिक कंसेप्ट्स को जांचने पे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जांचने पे, कि बच्चों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन रही है या नहीं, यानी आधारभूत समझ उनकी कितनी बन रही है, कितनी नहीं बन रही है। आधारभूत समझ बनाने पर ध्यान रहेगा। ठीक, आधारभूत समझ
बनाने पर या आधारभूत समझ की जांच करने पर, है ना, इसका मेन फोकस रहेगा। इसलिए इसको इसमें से जो तथ्य वगैरह हैं, बहुत सारे तथ्य हो गए, आंकड़े हो गए, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, हटाए जाएंगे, हटाए जाएंगे। आंकड़े, सूचनाएं, है ना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, ये सब जो काम की नहीं है उनको हटाया जाएगा। कंसेप्ट को फोकस किया जाएगा। किसको फोकस किया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स को, अंडरस्टैंडिंग को, कॉन्सेप्ट्स को फोकस किया जाएगा। ठीक, समझ आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ बातें हो गई विशेष। अब ई रिसोर्स के तौर पे देखो क्या हुआ है इसमें। ई रिसोर्स के रूप में आपको, ई रिसोर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक संसाधन। भाई जैसे पाठ्य पुस्तक है वो संसाधन ही तो है ना, पढ़ने पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। उसी तरीके से ई रिसोर्स इलेक्ट्रॉनिक संसाधन। आजकल इलेक्ट्रॉनिक रूप में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे वीडियो देख रहे हो आप अभी लाइव में, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन ही तो है आपके पास। ई रिसोर्स ही तो है, ऑनलाइन क्लास या पीडीएफ या नोट्स या वीडियोस जो भी हैं, ये सब ई रिसोर्सेज है ना। तो ई रिसोर्स के लिए एक नया वेबसाइट बनाया गया है, नई वेबसाइट बनाई गई है, नया पोर्टल बनाया गया है। और नया पोर्टल का नाम क्या है, www, जो कि एक तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, जो नहीं जानते जान लें, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, और इसके पहले लिखा रहता है, देखो कई जगहों पे आपने देखा होगा HTTP, इस तरीके से रहता है ना। HTTP का क्या मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी ध्यान रखना है। तो नई वेबसाइट क्या बनाई गई है, ये देखो पहले। नई वेबसाइट बनाई गई है www डॉट दीक्षा .gov.in। ठीक, दीक्षा.gov.in। अब ये दीक्षा क्या है, ये समस्या है, समस्या नहीं है, समाधान है। क्या है, समाधान है। क्या है, दीक्षा, KSHA, नाम में ही छुपा है इसका अर्थ। डिजिटल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि सूचनाओं के, ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक डिजिटल अवसंरचना, यानी कि कंप्यूटराइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट बेस्ड एक अवसंरचना बनाई गई है, जिसका मेन फंक्शन क्या है, जिसका मेन फंक्शन है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इसका उद्देश्य जिससे कि हम ज्ञान का क्या कर सकें, आदान प्रदान कर सकें, शेयर कर सकें ज्ञान को। तो ये दीक्षा का फुल फॉर्म है। इसी में, इसमें क्या है, इसमें विशिष्टता क्या है, देखो इसमें तमाम सारे कंटेंट हैं, जैसे टेक्स्ट के रूप में भी कंटेंट हैं। टेक्स्ट यानी विषय वस्तु के रूप में, पाठ्य वस्तु के रूप में, है ना, पाठ्य वस्तु भी है बहुत सारी, है ना। इमेजेस भी हैं, इमेजेस भी मिलेंगी आपको, फोटो भी मिलेगी इसमें। और क्या मिलेगा आपको, वीडियोस भी मिलेंगे अलग अलग, है ना। और एक तरीके से एनिमेशंस भी मिलेंगे आपको, एनिमेशंस भी मिलेंगे, बुक्स भी मिलेंगी ई बुक्स के रूप में, तमाम सारी चीजें एटसेट्रा, बहुत सारे संसाधन मिलेंगे। और ये एक्सेसिबल होगा सबके लिए। किसके लिए एक्सेसिबल होगा, इसको एक्सेस कर सकते हैं स्कूल हेड्स भी। स्कूल हेड्स का मतलब क्या हुआ, जो भी स्कूल के मुखिया होते हैं, जो भी विद्यालय के प्रधान होते हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य आप कह सकते हो, जो भी स्कूल के प्रिंसिपल्स होंगे वो भी इसको अवेलेबल करें, उनको भी एक्सेसिबल होगा।
टीचर्स के लिए भी एक्सेसिबल होगा, पेरेंट्स के लिए भी एक्सेसिबल होगा और स्टूडेंट्स के लिए तो होगा ही होगा, और जो बाकी का स्टाफ है उसके लिए भी होगा। तो इन सब के लिए एक तरीके से इस पे व्यवस्था है लॉगिन की। वो सब लॉगिन कर सकते हैं, अपने से कुछ नया मटेरियल ऐड कर सकते हैं और जिसका इस्तेमाल करके बच्चे अच्छे से अपने से सीख भी सकते हैं। माँ बाप को भी मदद मिल सकती है बच्चों को सिखाने में, घर का वातावरण अच्छा बनाने में, तमाम सारी चीजें हैं, है ना। तो एक बहुत बढ़िया पहल है ये। दूसरी बात क्या है इसमें, एक चीज और देखो, दूसरी बात इसमें यह है कि ये एक भाषा में नहीं, इसके अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है, जो भी विषय वस्तु आ रही है, जो भी कंटेंट आ रहा है, वो मल्टीपल लैंग्वेजेज में लाया जा रहा है। खाली हिंदी या इंग्लिश में नहीं लाया जा रहा है इसको, मल्टीपल लैंग्वेजेज में, यानी अलग अलग भाषाओं में, बहुल भाषाओं में लाया जा रहा है, रीजनल भाषाओं में भी, बंगाली में भी, मराठी में भी, तमिल में भी, तेलुगु में भी। तो इससे क्या होगा, बच्चों को अपनी भाषा में सीखने में भी सहूलियत होगी, मदद मिलेगी, है ना। ये एक बात। दूसरी बात, एक और इसमें देखो प्रोग्राम लाया गया है, NISHTHA, निष्ठा। ये है किसके लिए, टीचर्स और स्कूल हेड्स के लिए। इनिशिएटिव है राष्ट्रीय स्तर का, तो कहेंगे इसको क्या, नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी कि अगर आप बात करोगे तो आप कह सकते हो कि ये जितने भी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, स्कूल हेड्स हैं, और जितने भी टीचर्स हैं, उन सबके लिए उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए, होलिस्टिक एडवांसमेंट इंश्योर करने के लिए एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर की पहल की गई है ना। राष्ट्रीय स्तर की पहल है जिसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी स्कूल के प्रधानाचार्य वगैरह है, टीचर्स वगैरह है, उनका भी संपूर्ण प्रगति हो सके, उनकी भी संपूर्ण प्रगति हो सके, संपूर्ण एडवांसमेंट हो सके, है ना। तभी तो बच्चों का भी होगा, जब टीचर्स का ही नहीं होगा तो बच्चों का क्या होगा। तो ये भी एक अच्छी पहल है, कह सकते हो आप। एक और चीज देखो, इसमें एक निपुण मिशन भी लाया गया है। क्या नाम दिया गया है इसको, निपुण। निपुण का वैसे मतलब क्या होता है, निपुण, है ना। निपुण का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कुशल होना, कौशल होना, कुशल होना, कुशल होना, यानी कि दक्ष होना, किसी भी स्किल में स्किल्ड होना, दक्ष होना, या आप कह सकते हो स्किल्ड होना। इसका मतलब तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे निपुण का मतलब क्या है, निपुण का मतलब है यहाँ पे नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर proficiency in reading with understanding and numeracy। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि इसका पूरा का पूरा जो मतलब है वो ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है समझ के साथ पढ़ने तथा अंकीय योग्यता प्राप्त करने की कुशलता विकसित करना। दो चीजों का फोकस है इसमें, समझ के साथ पढ़ना आ जाए बच्चों को, समझ के साथ पढ़ना आ जाए, और अंक गणितीय योग्यता आ जाए, है ना। अंक गणितीय जो बेसिक आधारभूत योग्यता है वो भी बच्चों में आ जाए। इसी के लिए एक जो है नेशनल इनिशिएटिव लाया गया है, राष्ट्रीय स्तर की पहल की गई है, जिसको नाम दिया गया है निपुण
या निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन, ठीक है, फॉर FLN, ये नाम दिया गया पूरा। अब आप कहोगे जी FLN क्या आ गया नया बीमारी? FLN का मतलब हो गया फाउंडेशनल, वही बात है जो निपुण के अंदर है, फाउंडेशनल लिटरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी क्या होती है? जब हम पढ़कर समझ सकें, और अंकीय योग्यता मतलब गणित भी हमें बेसिक आती हो, है ना। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बोलना और सुनना तो हम बिना पढ़े भी सीख जाते हैं एक भाषा में, है ना। लेकिन अगर हम पढ़ना सीख गए तो हम पढ़ लिख भी सकते हैं और साथ ही साथ समझ भी सकते हैं उस चीज को, और गणित के बारे में भी जान सकते हैं। तो वही बात है, FLN के लिए निपुण योजना लाई गई है, निपुण मिशन लाया गया है ना, जो कि बच्चों में फाउंडेशनल लेवल पे जो लिटरेसी है और जो न्यूमरेसी है इसकी कौशल को विकसित करेगा। ठीक, लास्ट बात इस पे एक और कर लेते हैं, बाकी आप नोट से पढ़ लेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे अगली क्लास में। ठीक, वो क्या है? वो है परख। परख क्या है? परख का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। परख का मतलब होता है परखना, परखना का मतलब होता है जांचना, और जांचना का मतलब होता है असेसमेंट करना। तो है ये असेसमेंट पे बेस्ड, इवेल्युएशन या असेसमेंट से रिलेटेड है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू and analysis of knowledge for holistic या of knowledge for holistic development, holistic development। ठीक, यानी कि ज्ञान का हमें क्या करना है, ज्ञान का या ज्ञान संबंधी जो परफॉर्मेंस है बच्चे की, जो भी बच्चे ने परफॉर्म किया है परीक्षा में या किसी तरीके के कंपटीशन में या क्विज में, है ना, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए जो परफॉर्मेंस की है बच्चे ने, उसका असेसमेंट किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, उसका विश्लेषण किया जाएगा, ताकि बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, संपूर्ण विकास है या सर्वांगीण विकास है, वो सुनिश्चित किया जा सके, सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, तो ये बेसिकली एक तरीके से परख जो है ना, वो क्या है, एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर का एक असेसमेंट सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर असेसमेंट है ये, नेशनल सेंटर फॉर असेसमेंट के तौर पे इसको लाया जा रहा है। ठीक, एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो कि असेसमेंट के लिए काम करेगा, है ना, स्कूल लेवल पे भी, हायर एजुकेशन लेवल पे भी। आई बात समझ में? जैसे आज के समय में आपने देखा ना कि लाया गया किसको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, NTA को, वैसे ही एक नेशनल असेसमेंट सेंटर के तौर पे परख योजना लाने की बात इसमें शामिल है। एक और लास्ट बातचीत, NP 2020 कहता है कि अब हमें, चूंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बदला हुआ वातावरण है, सब कुछ बदल चुका है, इसलिए अब NCF 2005 उतना हमारे लिए कारगर नहीं रह गया है। अब हमें नए NCF की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? नए NCF की जरूरत है। अब नया NCF बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, तो कमेटी बन भी गई NCERT की, नया NCF बनाने की जरूरत है। और ये कौन बनाएगा? कौन बनाएगा ये भाई? कौन बनाता है NCF? NCERT बनाता है। NCERT अपनी कमेटी बनाती है, वो रिपोर्ट देती है, उसको कंबाइन करके एक NCF बनाया जाता है। ठीक, तो NCF नया बनाया जाएगा, है ना। ठीक है, और इसको फॉलो करते हुए NCF का जो ड्राफ्ट है,
एनसीएफ का जो ड्राफ्ट है ये 2023 में लाया जा चुका है। इसको अभी फाइनल अप्रूवल नहीं मिली है, तो अभी ये फाइनल नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट है। अभी इसमें सलाह वगैरह ली जाएगी, सलाह वगैरह लेने के बाद उसको शामिल किया जाएगा, शामिल करने के बाद इसको अप्रूव किया जाएगा। जब अप्रूव हो जाएगा तब ये लागू होगा, अभी नहीं होगा। ठीक, तो अभी तो फिलहाल 2005 ही है। क्लियर यहां तक सबको? बाकी नोट्स में जो चीजें हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आईसीटी वगैरह का उपयोग करने की बात है ना, डिजिटलाइज करने की बात है, एजुकेशन को ऑनलाइन मेथड्स को बढ़ाने की बात है, जैसे आईसीटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात है ना, कि आईसीटी का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए शिक्षा में, ताकि जो डिजिटल एजुकेशन है वो भी लाई जा सके। और डिजिटल एजुकेशन कैसे आएगी? जब हम ऑनलाइन को भी यूज करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन को यूज करेंगे, है ना। तो ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रमोट किया जा रहा है, तो आप ऑनलाइन का एजुकेशन का विरोध मत करेंगे, इंटरव्यू में नहीं करिएगा, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन एजुकेशन को सरकार क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है, क्योंकि पूरे कोविड में सरकार ने बोला कि संस्थान बंद रहेंगे लेकिन पढ़ाई चालू रहेगी, किसके थ्रू? ऑनलाइन एजुकेशन के मोड में, है ना, ऐप वगैरह के माध्यम से। तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, तो आप इसका विरोध करेंगे तो कहीं ना माना जाएगा कि आप सरकार के विरोध में खड़े हैं। तो ऑनलाइन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आपकी राय क्या होनी चाहिए? तो आप कहोगे जी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था जारी रहनी चाहिए साथ साथ, कोई एक परफेक्ट नहीं है, दोनों को मिलाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे। ऑनलाइन से क्या होगा? बच्चा अपनी गति से सीखेगा, कम कॉस्ट लगेगी उसकी, घर पे भी सीख पाएगा, है ना। क्लास का जो लिमिटेड टाइम है उसमें ज्यादा सीखने का अवसर ऑनलाइन के तहत मिल सकता है बच्चे को। और ऑफलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चा समूह में ज्यादा सीखता है, ग्रुप में ज्यादा लर्निंग करता है, घर पे वो उतनी लर्निंग नहीं करता है। और सिर्फ पढ़ना ही थोड़ी है, उसको सामाजिक व्यवहार भी तो सीखना है। वो कब सीखेगा? जब स्कूल आएगा, जब बच्चों के साथ बैठेगा, टीचर से बातचीत करेगा। ठीक, तो भावनात्मक विकास, भाषा का विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, ये सब जरूरी है। सब तभी आएगा जब बच्चा समूह में आएगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, बातचीत करेगा, तब आएगा। क्लियर है सबको? यस और नो? हाउस द जोश? हाई सर बोलिए। हाउस द जोश? हाई सर बोलोगे? काहे का हाई सर? इंटरव्यू नजदीक आ रहा है और हमारा वाईफाई गायब हो रहा है, आप हाई हाई कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बहुत बढ़िया से तैयार हो, इस चीज को लेकर आगे बढ़ो, अच्छा परफॉर्म करो, है ना। आज रात में कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स का। तो कल एक क्लास और ले लूंगा, उस पर आपके डाउट्स ले लूंगा उसमें, और परसों फिर एक क्लास आप लोगों की करा दूंगा मैं करंट इवेंट्स की, और एक आपका 1-to-1 करा दूंगा रुचि मैम के साथ भी इसमें, और क्या बोलते हैं आपके ऐप के थ्रू। 2 क्लासेस ऐप के थ्रू और हो जाएंगी आपकी। ठीक, बाकी मॉक इंटरव्यूज और वो सब चीजें चली रही हैं आपके साथ साथ जो बच्चे दे रहे हैं, और कुछ बच्चों ने आके देने के लिए बोला है, तो वो अपना संपर्क बनाए रखेंगे, वो जिम्मेदारी आपकी अपनी है। जो हमारे भेजे शेड्यूल पे इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, उनका इंटरव्यू कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी आपको अपने से निभानी है। कॉल करना है, बातचीत करनी है, इंटरव्यू फिक्स करना है और करवाना है। ठीक, क्योंकि हम तो अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से चल रहे हैं, और आपको मैसेज भी भेजा जा रहा है, कॉल भी की जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं समर्थ हैं इंटरव्यू देने में उस समय जब हम चाह रहे हैं, उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, तो एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ेगा आपको भी, आपको उसके लिए फॉलोअप करना पड़ेगा, बातचीत करके रखना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ठीक, आप उसको सो के मत बिताइए कि भाई आपने नहीं बताया तो हमारा हुआ नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हमने बताया तब आपने दिया नहीं, है ना। तो करिए इसको। यस स्वप्निल, बहुत बढ़िया। विक्रम, शाबाश। ठीक, तो अब लेते हैं विदाई आपसे, रात में भेजते हैं आपको मॉडल आंसर्स का पीडीएफ, और मिलते हैं कल। ठीक, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, और